आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है जया जादवानी जी द्वारा लिखित कहानी बेवकूफ़ कहीं का। उसने अपना सामान जमाने में इतना ज़्यादा वक्त ले लिया कि सामने खड़ा बंदा बेचैन होने लगा। शायद अभी भी वह कुछ और कहना चाहता है, तुम जल्दी आ जाना, पहुँचते ही कॉल करना, वगैरह वगैरह। वह कनखियों से उन दोनों को देख रहा है। उस छरहरी सलवार सूट पहने लड़की सी दिखती औरत की बाहर खड़े व्यक्ति में कतई दिलचस्पी नहीं है जो उसे छोड़ने आया है। अपना ट्रॉली बैग रखने के बाद उसने अपना लैपटॉप बैग अपनी सीट पर रखा, फिर एक न्यूज़पेपर और कुछ किताबें, उसके ऊपर पर्स और सैमसंग का बड़ा सा मोबाइल। खाने का पैकेट उसने पहले ही रख दिया था। जितना बड़ा सफ़र न होगा उतना बड़ा आयोजन, उसने सोचा। आगे ट्रेन सर की। महसूस करते उस स्त्री ने बाहर खड़े व्यक्ति को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाते हुए हाथ हिलाया। अनकही अनसुनी इबारतें अभी भी उसके दूर जा रहे चेहरे से चिपकी थीं। वह उदास था और यह खुश। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे छूट रहा था। घंटे भर प्लेटफॉर्म का शोर सहने के बाद एसी कूपा किसी स्वर्ग सा भासता है। स्त्री अपना पसीना सुखाते हुए बैठ गई। उसने उचटती नज़र से अपने सहयात्रियों को देखा। सामने लोअर बर्थ पर अधलेटा वह। उसने एक मुस्कान उछाल दी। स्त्री ने जवाब भी उसी सहजता से दिया। फिर आराम से बैठ प्लेटफार्म के बाद अब गुजरते हुए शहर को देखने लगी है। उसके चेहरे पर अपार तसल्ली है। अचानक उसे प्यास लगी और वो अपने सामान में पानी की बोतल ढूंढने लगती। ओह, लगता कार में छूट गई, उसने बुदबुदाते स्वर में जैसे खुद से कहा। उसने तत्काल अपनी नई नकोर बोतल उसके सामने रख दी। ये लीजिए, मेरे पास 2 हैं। ओह थैंक्स, उसने बेझिझक ले ली और सील तोड़ बोतल मुंह से लगा ली। वह उसके सफ़ेद गले से पानी उतरते देख रहा है। या शायद उसने भी लक्ष्य किया। रियली थैंक्स सर, उसने ढक्कन लगाकर बोतल घुटनों में फंसा ली। अटेंडेंट 2 बेडरोल उनके सामने रखकर चला गया है। वे खोलकर बिछा लेते हैं। आमने सामने की 4 सीटों में अभी वे 2 ही हैं, तो अभी आए नहीं हैं। मुझे ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता है। हम बहुत वक्त अपने साथ रह सकते हैं, तन्हा पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने माजी में भटक सकते हैं, बशर्ते अपना लैपटॉप ऑन न किया हो। फ्लाइट में यह आनंद कहाँ। आधा वक्त एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटी, फिर उड़ान भरी नहीं कि पहुंच गए। स्त्री ने यूं ही उससे कहा और सफ़ेद चादर अपने गिर्द लपेटते हुए पैर लंबे कर लिए। कुछ पलों के लिए उसकी आंखें मूंद गईं। वह बड़े ध्यान से उसका तसल्ली बख्श चेहरा देख रहा था, जैसे वह बहुत दूर से भागती आई हो और अब ढह जाना चाहती हो। आप कहीं जॉब करती हैं? वह बात आगे बढ़ाना चाहता है। जी, एक्सिस बैंक में। बहुत दिनों बाद 5 दिनों की छुट्टी मिली है। दिल्ली जा रही हूँ अपने भाई के पास। वो बेहद खुश है। राहत चेहरे से जिस्म तक फैल गई है। अच्छा, बैंक का काम तो बड़ा आराम वाला है। दिन भर एसी में एक कंप्यूटर के सामने बैठे टिक टिक करते रहो। आप कहाँ काम करते हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। अखबार में। तभी आपको ऐसा लग रहा है। हमें वही अच्छा लगता है जो हमारे पास नहीं होता मिस्टर। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा। BKK? BKK? वह बेतरह मुस्करा पड़ी। मे आई नो योर नेम? उसके मुस्कराने की वजह समझे बिना वह आगे बढ़ गया। या SP? उसने शरारत से कहा और हंस पड़ी। SP? उसने चकराए अंदाज में पूछा। समीक्षा पुरोहित, कहते उसने बाहर देखा। बाहर के नज़ारे देखने की शौकीन समीक्षा को लगा वह व्यर्थ की बातों में उलझ रही है। इससे अच्छा खाए पिए पढ़े और सोए। ट्रेन दोपहर 1 बजे उसके शहर से चल पड़ी थी और अब लंच टाइम हो रहा है। वो उठ के बैठी और उसने खाने के पैकेट को अपनी ओर खिसकाया। फिर उसकी ओर देखा। लंच टाइम हो गया है। फीलिंग हंग्री। आने की आपाधापी में ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ओ श्योर, मैं भी शुरू करता हूँ। देखूँ मेरी बीवी ने क्या क्या दिया है। दोनों अपने अपने पैकेट खोलने लगे। समीक्षा ने तो आते आते एक थाली पैक करवा ली थी।
BKK के पास घर का बना खाना था, एकदम तरतीबवार। छोले, पूड़ी, भरवा करेले, हरी मिर्च के पकौड़े, हरी चटनी, रायता, पुलाव और रसमलाई। ये लीजिए भरवा करेले, मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। सिर्फ खाना, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। समीक्षा ने भी बेतकल्लुफी से उसके डब्बों में ताक झांक की और 2 करेले उठा लिए। मैं घर में इतनी सारी चीज़ें नहीं बना पाती। 9:30 बजे बैंक पहुंचना होता है। रात में भी हम या तो बाहर चले जाते हैं या शॉर्टकट से काम चला लेते हैं। उसने अपना पैकेट उसके सामने कर दिया। यहाँ रखिए, मिलजुल के खाते हैं। बीच में बने टेबल टॉप पर दोनों ने अपने पैकेट रखे और खाने में मग्न हो गए। ये जो आपको छोड़ने आए थे, आपके पति हैं? BKK ने पूछ लिया। जी। आपसे कहना चाहते थे कुछ? हाँ, जो मैं सुनते सुनते थक चुकी हूँ। ये मर्द भी ना औरत के सामने खुद को बुद्धिमान दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कहेंगे अजनबी लोगों से लेकर कुछ मत खाना, जैसे मैं बड़ी भुक्खड़ हूँ। किसी से बात मत करना, और उस कूपे में पुरुष ज़्यादा हुए तो TC से कहकर सीट बदलवा लेना। हम औरतें ही बदनाम हैं ज़्यादा बात करने के लिए। आईना देखने से तो पुरुषों को डर लगता है। स्त्री ने उसकी तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से से कहा, मानो किसी बुजुर्ग से बच्चे की शिकायत कर रही हो। पॉजिटिव हो रहे होंगे कि जिस वक्त वो आपको देख नहीं रहे, न जाने कितनी आंखें आपको देख रही होंगी। मैं उनकी प्रॉपर्टी तो हूँ नहीं। हाँ, पर हमारे यहाँ बीवियों का शुमार प्रॉपर्टी में ही होता है। जितनी ज़्यादा सुंदर और बुद्धिमान, सामने वाला उतना दौलतमंद। वह सब उसे दिलचस्पी से देख रहा है। यूं सहयात्रियों से दोस्ती करना उसे न सिर्फ अच्छा लगता है, बल्कि वो उसमें माहिर भी है। पर इस वक्त वह बिल्ली के भाग से छींका टूटा जैसा महसूस कर रहा है। What do you want to say? अब स्त्री ने सीधा उसे देखा। वही जो आप समझ रही हैं। आप हैं और इसमें आपके पति का कोई दोष नहीं है। सुंदर पत्नियों के पति कभी न कभी बेचारे बन ही जाते हैं, जिन पर बाद में उनकी बीवियां तरस खाना भी छोड़ देती हैं। हालांकि कोई ख़ास बात नहीं थी, पर दोनों हंस पड़े और रहा सा संकोच भी भूल गया। आपकी बीवी बहुत सचमुच अच्छा खाना बनाती हैं। मैं तो आपको पूरा खाना खा गई। ज़ै नसीब, अब यह रसमलाई भी नोश फरमाइए। आप क्या खाएंगे? ये गुलाब जामुन। उसने अपनी रसमलाई उनके सामने रख दी। आप खुशनसीब हैं, आपको हर रोज़ इतना अच्छा खाना मिलता है। अपनी खुशनसीबी अक्सर पता नहीं चलती। मेरे जॉब के समय को लेकर हम दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। मैं लंच के बाद चला जाता हूँ और अक्सर सुबह 4-5 बजे घर पहुँचता हूँ। सुबह 12 बजे तक सोता हूँ। वह हमेशा जो उसके पास नहीं है उसका शोक मनाती है, बजाय इसके कि जो उसके पास है उसे लेकर खुश हो। मैं सारी कमाई लाकर उसके हाथ में रख देता हूँ और जेब खर्च भी उसी से मांगता हूँ, फिर भी वो खुश नहीं होती। ऐसा मेरे साथ भी है मिस्टर BKK। उसे हर वक्त लगता है कि मैं उसे प्यार नहीं करती। जो लोग प्यार मांगते हैं वो हमेशा दूसरों को बहुत सताते हैं। ये कहीं और नहीं मिलता, अपने आप से मिलता है, जहाँ हम अपने एहसास बांट ही न पाएं। वो चुप हो गई। मुझे लगता है वस्तु विनिमय फिर भी कुछ ईमानदार होता है। आप कुछ खरीदते हो, उसकी कीमत अदा करते हो, कम या ज़्यादा, उसे घर ले आते हो। रिश्तों के बाजार तो इससे भी खतरनाक होते हैं। आप पत्नी या पति हो या कर्ज उम्र भर उतारते रहो। शादियों का व्यापार इसी लेन देन पर फलता है, जिसे प्यार नाम के शब्दों के बैनरों से सजाया जाता है। समीक्षा ने सिर्फ सिर हिलाया और अपने में डूबी कभी उसे कभी बाहर देखती रही। खाना खत्म हुए भी आधा घंटा हो गया। दोनों अपने अपने साथ लाई किताबों में उलझने का दिखावा कर रहे हैं। समीक्षा ने ज़रा सा उठकर उसकी किताबों पर नज़र डाली। पाम ग्राउट, रिचर्ड ब्रासनन। आप पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं? उसने किताबें उल्टी पलटी। जी हाँ, सफ़र में शरीर के साथ दिमाग की सफाई करना भी ज़रूरी हो जाता है। हम जिन सच्चाइयों के रूबरू होते हैं दिन भर, वे बड़ी कड़वी होती हैं। कभी कभी मैं इतनी बेचैनी से किताबें ढूंढती हूँ कि लगता है कि मैं जो कुछ ढूंढ रही हूँ किताबों की शक्ल में मिल ही जाएगा, पर नहीं, करना खुद को ही पड़ता है। शब्द सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। सोचती भी हूँ
कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ कर जाते हैं, एक हम हैं लकीर के फ़कीर। मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, मेरा सिलेक्शन हो गया, 2 साल काम भी किया, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे वापस बुला लिया। कहने लगे कोई एयर होस्टेस से शादी नहीं करना चाहता। ट्रेन के साथ उसका जिस्म भी हिल रहा है और आवाज़ भी। ये शायद उदासी है जो हिलते हिलते ऊपर आ गई है। और आप वापस आ गईं? क्या करती? फिर उन्होंने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद मैंने बैंक का एग्ज़ाम दिया और अब जॉब कर रही हूँ। देखिए ना, कहाँ आसमान में उड़ने का ख्वाब और कहाँ एक ही जगह गोल गोल घूमना। हर रिश्ता अपनी कीमत मांगता है, पर जब माँ बाप मांगते हैं ना तो अंदर जख्म पड़ जाते हैं। BKK का धीमा सर उसके कानों से टकराया। फिर एक वह कोई अपनी बात बताने लगा। वह खिड़की से बाहर देख रही है, जंगलों का अनवरत सिलसिला। उसे अपनी पहचानी दुनिया से दूर जाना अच्छा लगता है। जब वह छोटी थी, बकौल अपनी माँ सारी सारी रात ट्रेन की खिड़की से चिपकी बाहर अंधेरे में देखती रहती थी, नींद के झोंकों की मारी। वह कभी ज़रा सी आंखें खोलकर उसे देख लेती और उसके शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करती। फिर उसे लगा वो अपनी बर्थ पर सो गई है, वो कोई और है जो जागते हुए उसे सुन रहा है। हालांकि वह किसी शब्द को पकड़ नहीं पाई और हर आवाज़ उससे बाहर रह गई। उठिए, अब मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी लाया हूँ। इस आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ी। उसने चौंक कर उसे देखा और पूछा, यह कौन सा स्टेशन है? नागपुर। ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। उसके बढ़े हुए हाथ में कॉफ़ी का कप देते हुए कहा, जस्ट कमिंग, न पहुँचूँ तो चेन खींच दीजिएगा। अरे रे, कहाँ चले? सुनिए तो, मैं नहीं कुछ करने वाली। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कॉफ़ी छलकते छलकते बची, वह तो गया। कमाल है, ऐसे भी लोग हैं। उसका सारा सामान यहीं है और मैंने चेन न खींची तो? उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। साथ की दोनों सीटें अब भी खाली हैं। बगल से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है और सचमुच ट्रेन चल पड़ी। हाय, अब क्या? मेरे पास तो उस BKK का मोबाइल नंबर भी नहीं है। बेवकूफ़ कहीं का। चिढ़कर उसके मुंह से निकला। उसने खड़े होकर चेन खींच दी। ट्रेन स्लो होती हुई रुक गई। अब कोई आएगा पूछने तो क्या जवाब दूंगी? वह धड़कता दिल लिए द्वार पर जा खड़ी हुई। अभी ट्रेन ने प्लेटफार्म पार नहीं किया था और वो देखो, 2 हाथों में 2 पैकेट लिए वह भागा चला आ रहा है। उसने हाथ ऊपर उठाकर उसे जल्दी आने का इशारा किया। वह हाँफते हाँफते पहुंच ही गया। यह क्या है? उसने गुस्से से पूछा। डिनर कमसम से। हे भगवान, आर यू मैड? कमसम प्लेटफार्म नंबर 1 पर है। हाँ, तभी तो देर हुई। अरे, एक वक्त नहीं खाते तो क्या फ़र्क पड़ता? मेरे पास इसका फ़ोन नंबर है, यहीं डिलीवरी दे देता। अंदर चलो, देर हो रही है, उसने उसे झिड़कते हुए कहा। अंदर जाकर उसने खाने के पैकेट टेबल टॉप पर रख दिए। तभी उन्होंने देखा 2 ऑफिसर से दिखते व्यक्ति AC कूपे के बाहर खड़े बातें कर रहे हैं और फिर अपना काम करके वे चले गए। उन्होंने राहत की सांस ली और ट्रेन चल पड़ी। वो उसे कुछ देर तक देखती रही। मैंने आपका रात का खाना भी उड़ा दिया ना? खाना तो होता ही है उड़ाने के लिए। वैसे भी मैं वही खाना दोबारा नहीं खा सकता, सो फ्रेश ले आया। वो कहीं न कहीं जानती थी ये खाना उसके लिए ही आया है। मैं इसका पेमेंट आपको कर दूंगी। ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे अभी आपके पास खाने को क्या है? उसने उत्सुकता और मजाक में उसके कैरी बैग को टटोला। निकाल लीजिए, चिप्स और बिस्किट्स हैं। उसने एक पैकेट समीक्षा के सामने किया और उसके नो थैंक्स सुनते ही खुद खाने लगा। अगर मैं चेन नहीं खींचती तो? उसने शरारत से कहा। या तो आप अपने आप से पूछिए। वह मुस्करा दिया। वह बहुत देर तक उसका चेहरा देखती रही। वह कोई 40 के आसपास का गेहुआ लंबा छरहरा सा व्यक्ति है। जीन्स और सफ़ेद टी-शर्ट में थोड़ा मासूम, थोड़ा भोला सा दिखता। जिंदगी के इस सफ़र में कितने लोग मिल जाते हैं ना BKK, जिन्हें हम चाहते हुए भी भुला नहीं पाते। उसने कुछ भावुक होकर उससे कहा, फिर जैसे वह अपनी इस भावुकता के प्रति सजग हो उठी। बात संभालते हुए बोली,
मैं अपने बैंक में लास्ट मंथ में हुई एक घटना का बयान करना चाहती हूँ। मैं आए? उसने ज़रा सा रुककर पूछा। ओह प्लीज़। वह जमकर बैठ गया। उसके दोनों कान उस तरफ लग गए। लगभग साल भर पहले हमारे बैंक में एक बेहद व्यस्त दिन के दौरान एक बुद्धू से आदमी ने प्रवेश किया। कहा, मुझे मैनेजर से मिलना है। जी, क्या काम है मुझे बताइए। मैंने नम्रता से उसे अपने सामने बैठने का संकेत किया। नहीं, मुझे मैनेजर से मिलना है, उसने निहायत ही अक्खड़ ढंग से ज़िद्दी आवाज़ में कहा। मैंने अपने कुलीग इकबाल को इशारा किया कि वो उसे मैनेजर से मिलवाने ले जाए। सोमवार का दिन था, 2 छुट्टियों के बाद। किसी को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। फिर भी उसे मैनेजर के केबिन में ले जाया गया। मैनेजर तो उसे देखते ही समझ गया कि व्यर्थ की सिर खपाई है। फिर भी शालीनता से उसे बैठाया और ज़रूरत पूछी। मुझे यहाँ अकाउंट खुलवाना है, उसने तुरंत कहा। यह आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे। आपकी फ़ोटो लगेगी और एड्रेस प्रूफ। इकबाल, इन्हें बाहर ले जाओ और सब समझा दो। इकबाल इन्हें बाहर ले आया और लगा समझाने। मैं पैसे लेकर आऊँगा तो फिर क्या होगा? आपका सारा पैसा बैंक में जमा हो जाएगा। आपको एक पासबुक दी जाएगी जिसमें आपके सारे पैसे मेंशन होंगे। जब आप कुछ निकालेंगे तो वो भी दर्ज हो जाएगा। आपने इससे पहले कभी बैंक में खाता नहीं खोला? इकबाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मुझे कभी समझ में नहीं आता कि मैं अपना पैसा कहाँ रखूँ। इसमें आपको थोड़ा सा ब्याज भी मिलेगा। ब्याज मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे की सुरक्षा चाहता हूँ। इसकी गारंटी बैंक लेती है, मैं लेता हूँ। इकबाल ने उसे प्यार से देर तक समझाया। दूसरे दिन वह एक बोरे में सारी रकम लेकर आया। छोटे बड़े नोट, चिल्लर, सब। सारा बैंक हैरान रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आते ही इकबाल को तलब किया। इकबाल आया। उसने 4 लोगों को नोट गिनने के काम में लगा दिया। जब इकबाल ने दीनानाथ नाम के उस आदमी को एक्चुअल अमाउंट बताया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जाहिर है वह गिन के आया था। सही कहते हैं, इसे जमा कर दीजिए। इकबाल ने फॉर्म भरा, उसके पैसे जमा किए, पासबुक बनवाई, उसका फिगर दिखाया और चाय पिलाकर विदा किया। 8वें दिन फिर एक झोले में कुछ 1000 रुपए लेकर वो आया। किसी विंडो पर नहीं गया। आते ही बोला, मुझे इकबाल से मिलना है। इकबाल जहाँ था वहीं से भागता आया, बिठाया, फॉर्म भरा, पैसे जमा किए, पासबुक में एंट्री की और उसे दिखाकर विदा किया। इस तरह वह साल भर आता रहा, कभी निकालने कभी रखने। निकालने कम, रखने ज़्यादा। हर बार उसने सिर्फ इकबाल से अपना काम करवाया। वह बड़े ध्यान से सुनता जा रहा है, कुछ रोमांचक सुनने की उम्मीद में। एक बार वह आया तो इकबाल नहीं था। उसे 3 महीने के लिए किसी दूसरी ब्रांच में भेज दिया गया था। आते उसने इकबाल को तलब किया। मैंने उससे कहा, इकबाल नहीं है पर उसका सारा काम मैं कर देती हूँ। वह जैसे सन्नाटे में कुछ मिनट बैठा रहा, फिर मुझसे बोला, मुझे अपना अकाउंट बंद करना है। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। इकबाल नहीं है, मुझे अपना अकाउंट बंद करना है। मैंने तुरंत मैनेजर को फ़ोन किया। वो भागता हुआ आया। सबने उसे कोई घंटे भर समझाया पर उसकी एक ही रट थी, इकबाल नहीं है। हमने कहा, वो आ जाएगा। उसने कहा, हाँ तब देखेंगे, मेरे सारे रुपए दे दीजिए, मुझे अभी चाहिए। फिर उसने अपना अकाउंट बंद करवा दिया। हाँ, वो अपने सारे रुपए उसी वक्त लेकर चला गया। उसके लिए एक व्यक्ति पर विश्वास पूरे सिस्टम पर विश्वास से बड़ा था। वो महसूस करता है कि उसकी आवाज़ का उल्लास और गति एक लयात्मक था। धीरे धीरे कहना और बहना। वो उसके साथ साथ चलना चाहता है। 2 कदम आगे चला जाता है, फिर रुक कर इंतज़ार करता है। 2 कदम पीछे रह जाता है तो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। कुछ लम्हे अपनी उद्दाम जिजीविषा में इस तरह चमकने लगते हैं कि उनके छोटे या बड़े होने का ख्याल तक नहीं आता। वह चुप हो गई है। तुम पूछ सकते हो, यह सब मैं तुम्हें क्यों सुना रही हूँ? सिर्फ वक्त काटी के लिए? ये भी एक सच तो है ही। आखिर इस प्लेनेट पर वक्त काटी के लिए हम क्या क्या नहीं करते। ज़रूरी नहीं है हर सवाल का उत्तर देना। उन्हें अपने भीतर गूंजने दो, फिर उनके विलुप्त हो जाने का इंतज़ार करो। बच्चा अभी भी रो रहा है। वह अपने अंदर बेचैनी महसूस करने लगी। उठी, कर्टन उठाकर बगल वाली सीट में झांका। एक्सक्यूज़ मी, मुझे लग रहा है बच्चे को पेट में दर्द है, यह अक्सर होता है।
बच्चे की परेशान माँ ने क्षण भर उसे देखा और अनभिज्ञता से गर्दन हिलाई। परेशानी में उसका चेहरा उतर गया था। चलती ट्रेन में रात को क्या किया जाए? समीक्षा ने अपनी बाहें आगे फैलाई तो उसने सहजता से बच्चा दे दिया। लगभग 6 माह का गोरा गदबदा बच्चा पैर ऊपर उठाकर रो रो कर लाल पड़ गया है। उसने बच्चे का पेट दबाया तो उसका रुदन तीव्र हो गया। 1 मिनट इसे संभालिए, कहकर उसने बच्चे की माँ की गोद में दिया और वापस अपने सामान में कुछ ढूंढने लगी। क्या चाहिए? BKK ने पूछा। मिल गया। उसने पुदीन हरा की छोटी सी बोतल उसे दिखाई और वापस बच्चे की माँ के पास गई। एक बूंद अपने दूध में मिलाकर इसे पिला दीजिए। बच्चे की माँ ने अनुग्रहित होकर उसे देखा, बच्चे को सौंपा और अपने सामान में से चम्मच निकालने लगी। तब तक एक तरफ बैठकर समीक्षा ने बच्चे को अपने घुटनों पर उल्टा लिटाया और उसकी पीठ पर हल्की थपकियां देने लगी। फिर सीधा किया और टांगों की कुछ एक्सरसाइज करवाई। माँ ने उसे चम्मच में दूध दिया तो उसने वो भी पिला दिया। फिर बच्चे को अपने कंधे से चिपका वो प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगी। लगभग 10 मिनट में बच्चे का रुदन कम होते होते बंद हो गया और वह निढाल उसके कंधे से लगा सो गया। उसने बच्चे को माँ की गोद में दे दिया। अब इसे सुला दीजिए, एसी बंद कर दीजिए, बच्चे के पैर ठंडे हो रहे हैं। उसके पति ने लपक कर ऊपर बने एसी होल को बंद कर दिया। ये 4-6 लोग एक ही फैमिली के मालूम होते हैं। उन्होंने उसका आभार व्यक्त किया। बच्चा उन्हें सौंप कर वह वापस अपनी सीट पर आ गई। आपको बड़ा एक्सपीरियंस है बच्चों का, BKK ने मजाक किया। मेरे नहीं है, इसलिए बच्चों से संबंधित हर बात मुझे पता है। BKK का मन किया कि वजह पूछे, पर जाने क्यों वह झिझक गया। इस खुशगवार सफ़र में वह नहीं चाहता कि कोई उदास करने वाली बात हो। वह किस्मत से मिले इस प्यारे साथ को जी लेना चाहता है। कौन कमबख्त जानता कि अगले कदम पर तुम्हें क्या मिलने वाला है। अब डिनर किया जाए, 9 बज रहे हैं, BKK ने उसे याद दिलाया। जी ज़रूर, दोपहर में मैं आपका सारा खाना खा गई थी। आपकी बीवी ने रात के लिए दिया होगा। मुझे पता होता आप मिलने वाली हैं तो न जाने क्या क्या ले आता। BKK की आवाज़ में न जाने क्या था जिसने उसके दिल को छू लिया, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने दोनों पैकेट टेबल टॉप पर रख दिए। घर में हम दोनों ही हैं, एक साथ डिनर करते हैं। वे टीवी में इस कदर डूबे रहते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं उनके साथ हूँ। कुछ लोग इतनी दूर खड़े रहते हैं कि बगल में बैठे भी रहें तो लगता नहीं कि वे आपको सुन रहे हैं, और कुछ कितनी भी दूर रहें उनका एहसास हमेशा आपके निकट रहता है। समीक्षा ने खाते हुए कहा। हाँ, हकीकतन आपके 10 फ्रेंड भी ना होंगे, फेसबुक पर 2000 हैं, BKK ने मुस्कराकर कहा। अभी आपने मुझे अपने बैंक में घटी एक घटना बताई। खाना ख़त्म करने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ घटी एक मज़ेदार घटना आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहें। ज़रूर, हमको डिस्टर्ब करने वाला कोई है भी नहीं, उसने मुस्कराते हुए कहा। तो चलिए शुरू करता हूँ। अखबार में मेरा एक कुलीग है फिरोज़, उसने बताया कि गांव में रह रही उसकी ताई एक बार ऐसी बीमार पड़ी कि ठीक होने का नाम न लें, और जैसा कि उनमें होता है सारे नाते रिश्तेदार कहने लगे इस पर किसी काली प्रेतात्मा का साया है, सो झाड़ फूंक करवाना ज़रूरी है। पता लगाया गया कि एक हकीम साहब 20 कोस दूर रहते हैं, जो कहीं आते जाते नहीं, पर अगर उनसे विनती की जाए तो हो सकता है कि वे मान जाए। समीक्षा बहुत ध्यान से उसे सुन रही है। फिरोज़ के अब्बा अपने बड़े भाई भाभी की खातिर उस हकीम के गांव गए और किसी तरह उन्हें घर आने को तैयार किया। तय हुआ कि रविवार को दोपहर 12 बजे तक वे आ ही जाएंगे। ठीक वक्त पर आए, उनका स्वागत किया गया और जैसा कि होता है मुस्लिमों में पर्दा प्रथा थी। बड़े बैठक खाने में लगे भारी भारी पर्दों के दूसरी ओर बीमार महिला को लाया गया। हकीम ने उनके आने की आवाज़ सुनी और कहा, मैं सिर्फ नब्ज देखूंगा। पर्दे के उस पार से सरसराहट सुनाई दी, कुछ चूड़ियों की खनक, फिर एक गोरा चिट्टा दुबला पतला हाथ हकीम के सामने प्रकट हुआ। हकीम को घेर कर खड़े हवेली के पुरुष। हकीम ने हथेली की नब्ज पर हाथ रखा और आंखें बंद की। 1 मिनट बाद उन्होंने हाथ छोड़ दिया। हाथ अंदर चला गया।
हकीम ने अपनी दाढ़ी खुजलाई और फिरोज के अब्बा की ओर देखते हुए कहा, मियाँ, आप तो कह रहे थे ये आपकी बड़ी भाभी हैं, पर ये लड़की तो अभी कुंवारी है। एक चीख पर्दे के पीछे से सुनाई दी और एक गहरा सन्नाटा सबके चेहरों पर फैल गया। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। जिंदगी बहुत अजीब है ना, सारे हादसे यहीं होते हैं, PKK ने खोई आवाज में कहा। जाने उससे या खुद से, पर सारे हादसे औरतों के साथ ही क्यों होते हैं? हादसे किसी के साथ भी हो, झेलती उसे औरत ही है। अपने मन और आत्मा पर वहीं पड़ते हैं निशान। जो भी था, उसकी आवाज़ में समीक्षा ने उसे अपने भीतर महसूस और वो डर गई। एकाएक वो अपने भीतर के किवाड़ बंद करने को व्यस्त हो उठी। अब सोने की तैयारी की जाए, 10:30 बज रहे हैं, उसने जल्दी से कहा। आपको इतनी जल्दी सोने की आदत है? हाँ, हम न्यूज़पेपर में काम नहीं करते इसलिए, उसने हंसकर कहा। बिस्तर लगाया, सिरहाने पानी की बोतल रखी और हाथ में एक किताब लेकर लेट गई। पढ़ने में मन नहीं लगा। उसने हाथ बढ़ा, लाइट बंद की और चादर मुंह तक खींच ली। अंदर बहुत कुछ चल रहा था जिसे सहने के लिए उसे तन्हाई की ज़रूरत थी। रात न जाने क्या वक्त होगा जब किन्हीं दो लोगों की आपसी बातचीत से उसकी नींद टूटी। बातों के टुकड़ों के साथ शराब की तेज बदबू उसके नथुनों से टकराई। वो उठकर बैठ गई। दोनों खाली सीटों पर दो आदमी काबिज हो चुके थे। जाहिर था पी खा के आए हैं। सामान सीट के नीचे धकेलते हुए अपना चेहरा जानबूझकर उसके नज़दीक लाने की कोशिश की। घबरा कर पीछे सट गई। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने आंखों के इशारों से एक दूसरे से बात की और उसे एक भद्दा इशारा किया। ट्रेन चल रही है, बेसाख्ता समीक्षा के मुंह से निकला। BKK? वो भी शायद गहरी नींद में था, सुना नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर उसे हिला दिया। BK, क्या हुआ? चौंक कर उठ बैठा। घड़ी देखी, 1 बज रहा है। कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, उसने आंख के इशारे से संकेत किया। वह उठकर बैठ गया। उसने सरक कर उसे अपनी सीट पर जगह दे दी तो वह उठकर उसकी बगल में आ गया और दोनों इधर उधर की बातें करने की कोशिश करने लगे। नए आए सहयात्रियों ने एक दूसरे को देखा और ऊपर अपनी बर्थ पर चले गए। कुछ देर बाद उनकी खर्राटों की आवाज़ गूंजी। खिड़की के बाहर भागती रात है, कुछ भी ठीक से दिखाई देता नहीं। शायद चांद ही हो या कुछ तारे भी हों। जब तुम एक दुनिया अपने गिर्द चादर की तरह लपेट लेते हो तो दूसरी दुनियाएं तुमसे बाहर ठिठकी रह जाती हैं। थैंक्स BK, अब तुम जाकर सो जाओ, समीक्षा ने नर्म आवाज़ में कहा। मैं जागता रहूँगा, तुम सो जाओ प्लीज़। वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। कितने शब्द उसके गले तक आए जो उससे कहना चाहती थी, पर उसने उनका गला घोंट दिया। अपनी चादर खींच लाइट बंद करते वक्त BKK नहीं देख पाया। आंसू समीक्षा की कनपटियों तक बह आए थे। फिर वह करवट बदलकर सो गई। रात भर यह एहसास कि सिरहाने कोई बैठा है, एक स्वप्नहीन नींद। उठिए मैडम, सुबह हो गई, चाय 2 बार ठंडी हो गई। सुबह BKK की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने करवट बदलते हुए उसी ओर देखते हुए आंखें खोली। गुड मॉर्निंग BK, सोए नहीं? आपने पहरे पे जो बिठा रखा था। उसकी नज़र ऊपर वाली बर्थ पर चली गई। वे कहीं उतर गए थे। थैंक्स BK, ट्रेन राइट टाइम चल रही है, उसने अपने बाल समेटते हुए कहा। हाँ, 9:30 बजे निज़ामुद्दीन। पर आपको तो आगरा उतरना था। याद आते ही वह चौंक पड़ी। जी हाँ, वह हंस पड़ा। बस आपके साथ इतनी दूर चला आया, अब वापस जाना पड़ेगा। वाह वाह, उसी कुछ देर उसका चेहरा देखती रही, फिर आंखें परे कर ली। क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं। BK? फिर उसने कुछ कहना चाहा। नीडलेस टू से एनीथिंग। आपको जाना कहाँ है? उसने जल्दी में कहा। कोई आता है और बाहर चल पड़ी बदहवास हवाओं के लिए तुम्हारा दरवाज़ा खोल देता है। मयूर विहार स्टेशन से दूर है, मैं छोड़ दूँ? आप छोड़ेंगे? फिर आप? फिर जो बस मिलेगी पकड़कर आगरा चला जाऊँगा। उम्र के इस मोड़ तक आते आते वह जान चुका है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो।
जब भी तुम कुदरती प्रवाह को बाधित करने की कोशिश करते हो तो अपनी सहजता खो देते हो। पेड़ों के बीच पेड़ की तरह उगो, हवा में हवा की तरह बहो, एहसासों में एहसास की तरह रहो। जब तक उस दूसरे को कुछ पता चले तुम अपनी जिंदगी जी चुके होगे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म पर रुकने लगी है। ट्रेन के रुकते ही BKK कूद कर उतरा। समीक्षा ने ऊपर से उसे सामान दिया और खुद भी उतर गई। आगे का भार BKK के कंधों पर था। टैक्सी जब मयूर विहार के सामने रुकी, BKK ने उसका सामान उतारा और उसके सामने खड़ा हो गया। अब मुझे जाने की इजाज़त दें। उसने अति नाटकीयता में अपने हाथ जोड़े। अब तुम्हें भेजना मेरी भी मजबूरी है, वरना। उसने उसके बंधे हाथों पर एक चपत मारी। मुझे लगता था जैसी मैं हूँ मुझे कोई मिल नहीं सकता, पर दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं। जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसे, पर हमारा दुर्भाग्य हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते या ढूंढने की इच्छा नहीं रखते। थैंक्स फॉर एवरीथिंग BK, तुम मुझे हमेशा याद रहोगे। उसकी आवाज़ भीग गई। आप फ्राइडे को वापस जा रही ना राजधानी से? आज मंडे है। कई पल उसका चेहरा देखती रही। इसे पक्का मत समझना BK, मुझे तत्काल में टिकट मिल गई है तो मैं पहले भी जा सकती हूँ। ओके, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, चाहे तो फ़ोन कर दीजिएगा। मेरा भी काम ख़त्म हो गया तो मैं आपके साथ ही निकल पड़ूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका चेहरा देखती रही। घबराइए नहीं, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। तुम्हें पता है BKK का मतलब क्या होता है? अचानक उसने शरारत से कहा। क्या? वह असमंजस से भर उठा। बेवकूफ़ कहीं का। वह जोर से हंस पड़ी। BKK ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। उसने उसका हाथ अपनी हथेली पर रोका और दोनों की हंसी मयूर विहार की छतों पर पसरे मौन को झिझोड़ते अंतरिक्ष में फैलती चली गई। तो यह थी जया जादवानी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।